प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 में आज हम लोग अफसाना भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ सोहेल अज़ीम आबादी है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इससे पहले हम लोग लेसन 1 पढ़ चुके हैं, जिसका नाम क्या था, हमद में आते हैं, हमद खुदाए अज़्ज़वजल, जिसके मुसन्निफ़ जनाब शबनम कमाली है। इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं सबक 1 को, तो आप लोग ज़रूर इसे वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग सबक 2 देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए, आज हम लोग सबक 2 पढ़ेंगे। सबक 2 का नाम क्या है? सबक 2 का नाम है प्यारे साथियों अफसाना भाभी जान। क्या है नाम है? अफसाना भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ सोहेल अज़ीम आबादी है। क्या नाम है प्यारे साथियों? सोहेल अज़ीम आबादी है। तो अफसाना भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ सोहेल अज़ीम आबादी है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जो है अफसाना किसे कहते हैं, ये सब के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद तो हम लोग सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्यारे साथियों, अफसाना के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर अफसाना किसे कहते हैं। तो देखिए, अफसाना जो होती है, अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है। अफसाना क्या है? अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है। क्या है? अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। जो क्या होती है? जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। ठीक है, पढ़ी जाती है। तो इस टाइप का आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा एग्ज़ाम में कि अफसाना किसे कहते हैं। तो अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी होती है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है, यानी एक ही बैठक में पढ़ी जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं। तो मुख्तसर अफसाना जो होते हैं, ये अफसाना से छोटे होते हैं। मुख्तसर मतलब ही होता है शॉर्ट। क्या होता है? शॉर्ट। उसके बाद आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं कि मुख्तसर अफसाना का पहला मुख्तसर अफसाना का नाम क्या है, पहले मुख्तसर अफसाना के मुसन्निफ़ कौन है और ये कब शाये हुआ था। तो आप लोगों को ये भी जान लेना चाहिए। तो मुख्तसर अफसाना यानी उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना का नाम क्या था प्यारे साथियों? नसीर और खदीजा था। क्या था? नसीर और खदीजा था। ठीक है, जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। कितने ईस्वी में शाये हुआ था? जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। और इसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन थे? तो राशिदुल खैरी थे। कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसके मुसन्निफ़ कौन थे? राशिदुल खैरी थे। याद रखिएगा, अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ कौन थे? तो राशिदुल खैरी थे। राशिदुल खैरी थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में बार बार आते हैं कि अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो राशिदुल खैरी है। राशिदुल खैरी के अफसाना का नाम नसीर और खदीजा है, जो 1903 ईस्वी को शाये हुआ था। तो हम लोग अफसाना समझ गए किसे कहते हैं। अफसाना जो होती है एक नसरी कहानी होती है। अफसाना क्या होती है प्यारे साथियों? अफसाना एक नसरी कहानी होती है। नसरी कहानी मतलब होता है जिसको हम लोग आम बोलचाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि शेर व शायरी के अंदाज़ में। ठीक है, जिसको हम लोग आम बोलचाल के अंदाज़ में बयान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नसरी कहानी कहते हैं। जो एक ही क्या होती है? नशिस्त में पढ़ी जाती है, यानी बैठक में पढ़ी जाती है। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना का नाम नसीर और खदीजा है, जो 1903 ईस्वी को शाये हुआ था। इसके मुसन्निफ़ राशिदुल खैरी है। तो आप लोग समझ गए कि
अफसाना किसे कहते हैं और मुख्तसर अफसाना के बारे में भी समझ गए। अब हम लोग सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम में सोहेल अज़ीम आबादी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सोहेल अज़ीम आबादी की ज़िंदगी, ठीक है। यानी सोहेल अज़ीम आबादी की बायोग्राफ़ी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका असल नाम क्या था। तो सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था प्यारे साथियों? सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। याद रखिएगा, ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कि सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था। तो ऑप्शन में जहाँ भी आप लोगों को सैयद मुजीबुर रहमान दिखेगा तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। तो ये असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर सोहेल अज़ीम आबादी मतलब शेर व शायरी कब से स्टार्ट किए और अफसाना लिखना कब से स्टार्ट किए। तो इसके बारे में बताया जाता है कि सोहेल अज़ीम आबादी जो थे यह शेर व शायरी बचपन से ही शेर व शायरी लिखना स्टार्ट कर दिए थे। कब से? बचपन से ही, ठीक है। यानी इब्तदाई ज़िंदगी से, यानी शुरुआती ज़िंदगी से ही ये शेर व शायरी लिखना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। शेर व शायरी कब से लिखना शुरू कर दिए थे? इब्तदाई ज़िंदगी से, यानी बचपन से ही। उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं कि सोहेल अज़ीम आबादी अदबी दुनिया में, इसका असल नाम भले ही सैयद मुजीबुर रहमान था, ठीक है। सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, लेकिन ये अदबी दुनिया में जो है ये किस नाम से मशहूर हुए? तो सोहेल अज़ीम आबादी के नाम से। किस नाम से प्यारे साथियों? तो सोहेल अज़ीम आबादी के नाम से ये अदबी दुनिया में मशहूर हो गए। याद रखिएगा, इसका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, लेकिन ये अदबी दुनिया में सोहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हो गए। और उसके बाद ये तखल्लुस क्या करते थे? तो सोहेल तखल्लुस करते थे। क्या करते थे प्यारे साथियों? सोहेल अज़ीम आबादी सोहेल तखल्लुस करते थे। याद रखिएगा, सोहेल अज़ीम आबादी तखल्लुस क्या करते थे? तो सोहेल तखल्लुस करते थे। उसके बाद देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी पैदाइश कितने ईस्वी को हुई थी और कहाँ हुई थी, यानी इसका जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था। तो सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश जो है ये एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं 1911 ईस्वी को। कितने ईस्वी को? 1911 ईस्वी को पटना में हुए थे। कहाँ पर हुए थे प्यारे साथियों? तो सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई थी। अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है इसका ताल्लुक़। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कि सोहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था। यानी सोहेल अज़ीम आबादी किससे मतलब ये रखते थे, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? तो इसमें क्या होगा, ये ज़मींदाराना ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। किससे? ज़मींदाराना, ठीक है। ये ज़मींदाराना ख़ानदान से क्या रखते थे प्यारे साथियों? ज़मींदाराना ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद इसके बारे में बताया जाता है कि सोहेल अज़ीम आबादी जो है सिर्फ़ 1 साल के थे। कितने साल के? सिर्फ़ 1 साल के थे प्यारे साथियों। सोहेल अज़ीम आबादी सिर्फ़ 1 साल के थे। कितने साल के? 1 साल के थे। 1 साल के थे तो माँ का इंतकाल हो गया, यानी वालिदा का इंतकाल हो गया। इसकी वजह से इसकी परवरिश कहाँ हुई थी? तो नानिहाल में इसकी परवरिश हुई थी। कहाँ हुई थी? नानिहाल में इसकी परवरिश हुई। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सोहेल अज़ीम आबादी कितने साल की उम्र के थे? तो वालिदा यानी माँ का इंतकाल हो गया था तो सिर्फ़ 1 साल के थे प्यारे साथियों। कितने साल के थे? 1 साल के। उसके बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहते हैं कि सोहेल अज़ीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई? तो नानिहाल में हुई थी, ठीक है, नानिहाल में हुई थी। उसके बाद आगे है कि इसकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो इसकी इब्तदाई तालीम मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुए थे? तो प्रारंभिक शिक्षा यानी इब्तदाई तालीम जो है एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में। कहाँ पर हुई थी? एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी, ठीक है।
एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में, याद रखिएगा, इब्तदाई तालीम हुई थी। और इसका आबाई वतन कहाँ था? तो सोहेल अज़ीम आबादी का आबाई वतन प्यारे साथियों कहाँ था? आबाई वतन इसका जो था शाहपुर भदोल था। कहाँ पर था? शाहपुर भदोल था प्यारे साथियों। इसका आबाई वतन कहाँ था? शाहपुर भदोल। कहाँ पर था? शाहपुर भदोल था, याद रखिएगा, शाहपुर भदोल जो पटना ज़िला में है। कहाँ पर है? जो पटना ज़िला में है, शाहपुर भदोल। तो इसका आबाई वतन शाहपुर भदोल था। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इन्होंने कौन से इसमें मुलाज़मत इख्तियार की थी, यानी मुलाज़मत यानी नौकरी करना शुरू किए थे। तो सोहेल अज़ीम आबादी जो थे ऑल इंडिया रेडियो में, किसमें? ऑल इंडिया रेडियो में मुलाज़मत इख्तियार की थी। ऑल इंडिया रेडियो में क्या किए थे प्यारे साथियों? मुलाज़मत इख्तियार की थी। तो ये मुलाज़मत जब इख्तियार यानी मुलाज़मत करना शुरू किए थे तो इसके सिलसिले में ये दिल्ली गए थे। कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। उसके बाद दिल्ली से मुलाज़मत के सिलसिले में दिल्ली गए। दिल्ली से इनका तबादला होकर श्रीनगर कश्मीर हो गया। उसके बाद फिर यह पटना आ गए और ये अपनी मुलाज़मत यानी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिए थे। उसके बाद हम लोग इसका अखबार को देखते हैं। तो इसके अखबार का नाम साथी था। क्या था नाम था प्यारे साथियों? इनके अखबार का नाम साथी था, जो आप लोग एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं कि सोहेल अज़ीम आबादी के अखबार का नाम क्या था? तो साथी था। क्या था? साथी था। उसके बाद वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं सोहेल अज़ीम आबादी से कि सोहेल अज़ीम आबादी के 3 अफ़सानी मजमूआ का नाम बताइए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सोहेल अज़ीम आबादी के 3 अफ़सानी मजमूए का नाम में फर्स्ट में आता है 4 चेहरे। क्या आते हैं प्यारे साथियों? तो 4 चेहरे आते हैं। उसके बाद सेकेंड में आते हैं अलाव। क्या आते हैं? अलाव आते हैं। और थर्ड में आते हैं आदमी के रूप। क्या आते हैं? आदमी के रूप। ये तीनों अफ़सानी मजमूए सोहेल अज़ीम आबादी से रिलेटेड है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला में आता है 4 चेहरे, सेकंड में आता है अलाव और लास्ट में है आदमी के रूप। तो सोहेल अज़ीम आबादी के 3 अफ़सानी मजमूए में कोई भी एग्ज़ाम में आप लोगों का पूछेगा, मतलब कहीं से भी दे देगा। हो सकता है आदमी के रूप पहले दे दे, उसके बाद अलाव दे देगा सेकंड में, इस टाइप से रहेगा ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो पहला क्या है? 4 चेहरे। देखिए पहला क्या है? 4 चेहरे हैं। उसके बाद है अलाव और थर्ड में है आदमी के रूप। ओके। उसके बाद हम लोग सोहेल अज़ीम आबादी के नावल के नाम को जानते हैं। एक ही नावल आप लोगों की बुक में है सोहेल अज़ीम आबादी के। तो उस नावल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। क्या नाम है? बेजड़ के पौधे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेजड़ के पौधे हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों बेजड़ के पौधे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है सोहेल अज़ीम आबादी की अफ़सानों की तादाद कितनी है? तो कुल तादाद इसके 125 हैं। कितने हैं? 125 है अफ़सानों की तादाद। उसके बाद इसका इंतकाल कब हुआ था? तो सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी को हो गया था। कितने ईस्वी को? 1980 ईस्वी को हो गया था, याद रखिएगा। तो अभी हम लोग जितने भी सोहेल अज़ीम आबादी से रिलेटेड जितने भी बातें पढ़े हैं, ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में उतार लीजिएगा। तो आप लोग फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो प्यारे साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अच्छे से इसका। तो आप लोगों को फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम क्या था। तो इस चैप्टर का नाम सबक 2 है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है अफ़साना भाभी जान। क्या नाम है? अफ़साना भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ सोहेल अज़ीम आबादी है। तो अफ़साना किसे कहते हैं? अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। यहाँ पर देखिए अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़े उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना का नाम नसीर और खदीजा है, जो 1903 ईस्वी को शाये हुआ और इसके मुसन्निफ़ राशिदुल खैरी है। उसके बाद हम लोग सोहेल अज़ीम आबादी से
मतलब रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो असल नाम इसका सैयद मुजीबुर रहमान। शायरी ये इब्तदाई ज़िंदगी यानी बचपन से ही करना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद अदबी दुनिया में ये सोहेल अज़ीमाबादी के नाम से मशहूर हुए। तखल्लुस सोहेल करते थे। इसकी पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई थी। और ये इसका ताल्लुक़ कहाँ से था, तो ज़मींदाराना ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ था। और इसकी परवरिश 1 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से ये नानिहाल में पले बढ़े। ठीक है। इसकी इब्तदाई तालीम एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी। आबाई वतन इसका शाहपुर भदोल था, जो पटना ज़िला में वाक़ है। उसके बाद हम लोग मुलाज़मत के बारे में पढ़े। ये ऑल इंडिया रेडियो में मुलाज़मत इख्तियार किए थे। मुलाज़मत के सिलसिले में ये दिल्ली गए थे। कहाँ पर गए थे, दिल्ली गए थे। दिल्ली के बाद इसका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया था। उसके बाद ये श्रीनगर कश्मीर जब तबादला हो गया तो ये पटना आ गए। और पटना जब आए तो ये नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े कि इसके अखबार का नाम क्या है, साथी है। तो इसके 3 अफ़सानी मजमूए का नाम 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, ये सभी बातें हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद इसके नावल एक पढ़े हैं जिनके नाम क्या है, तो जिसका नाम बेजड़ के पौधे हैं। इसके अफ़सानों की तादाद 125 है। और इसका लास्ट में आखिर में हम लोग इसका इंतकाल पढ़े जो 1980 ईस्वी को हो गया था। तो प्यारे साथियों, हम लोग सोहेल अज़ीम आबादी से रिलेटेड जितनी भी बातें पढ़े हैं ये सारे आप लोगों के एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। और ये सभी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो अब हम लोग जानते हैं भाभी जान के बारे में कि भाभी जान अफ़साना ने कहानी में किस बात का ज़िक्र किया गया है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, देखिए। अब हम लोग भाभी जान के बारे में पढ़ेंगे। ओके, भाभी जान कहानी में किसके बारे में बताया गया है, तो देखते चलिए इसको। ठीक है, हम लोग भाभी जान कहानी को पढ़ रहे हैं। अब देखिए प्यारे साथियों, अब हम लोग भाभी जान कहानी को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि अफ़साना भाभी जान में किसका ज़िक्र किया गया है। तो भाभी का ज़िक्र किया गया है। किसका ज़िक्र किया गया है, तो इस अफ़साना का मरकज़ी किरदार भाभी जान। ठीक है, भाभी जान, इस अफ़साना का मरकज़ी किरदार कौन है, तो मरकज़ी किरदार रुक़ैया भाभी है। कौन है प्यारे साथियों, रुक़ैया भाभी इसका मरकज़ी किरदार है। उसके बाद और सभी किरदार का ज़िक्र किया गया है। देवर इसके थे, रुक़ैया भाभी के एक देवर का ज़िक्र किया गया है जिसका नाम क्या था, अख्तर था। क्या था, अख्तर था। उसके बाद रुक़ैया भाभी की एक बेटी का ज़िक्र किया गया है जिसका नाम रेहाना था। रुक़ैया भाभी की बेटी का नाम क्या था, रेहाना था। रुक़ैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना था। रुक़ैया भाभी एक गरीब लड़की को पढ़ाती थी। ये सभी किरदार पहले लिख देते हैं। ठीक है, गरीब लड़की को पढ़ाती थी जिसका नाम क्या था, गरीब लड़की का नाम शिम्मी था। क्या था प्यारे साथियों, तो गरीब लड़की का नाम शिम्मी था। तो अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। अफ़साना भाभी जान का मरकज़ी किरदार रुक़ैया भाभी है। कौन है, रुक़ैया भाभी है। रुक़ैया भाभी की जब शादी किससे होती है, तो रुक़ैया भाभी की शादी जो है नन्हे भाई से होते हैं। किससे होते हैं प्यारे साथियों, तो नन्हे भाई से होते हैं रुक़ैया भाभी की शादी। रुक़ैया भाभी की शादी जब नन्हे भाई से होती है, यानी रुक़ैया भाभी के देवर का नाम अख्तर है। अख्तर के बड़े भाई का नाम क्या थे, नन्हे भाई थे। तो अख्तर के बड़े भाई से ही रुक़ैया भाभी की शादी होती है। तो रुक़ैया भाभी की जब शादी नन्हे भाई से होती है तो ये शुरू में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि इसके शौहर को, रुक़ैया भाभी के शौहर को क्या थे, तो रुक़ैया भाभी के शौहर को जो है
रुक़ैया भाभी के शौहर को प्यारे साथियों सियासत का शौक़ था। किसका शौक़ था? तो सियासत का शौक़ था। सियासत का शौक़ था। किसका शौक़ था? सियासत का शौक़ था, जिसकी वजह से जो है इसे क्या कहाँ जाना पड़ता था? रुक़ैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक़ था, जिसकी वजह से इसे बार बार जेल जाना पड़ता था। कहाँ जाना पड़ता था? तो बार बार कहाँ जाना पड़ता था? बार बार जेल जाना पड़ता था। ओके, बार बार जेल जाना पड़ता था। ठीक है, बार बार जेल जाना पड़ता था, जिसकी वजह से जो है सारी जिम्मेदारी जेल जाना पड़ता था। इसकी वजह से सारी जिम्मेदारी रुक़ैया भाभी की सर पर आ जाती है। अब रुक़ैया भाभी अकेली सारी जिम्मेदारी को खुद बर्दाश्त कर रही है इस कहानी में, और सारी जिम्मेदारी खुद बर्दाश्त कर रही है और झेल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रुक़ैया भाभी अपनी सारी ज़िम्मेदारी को खुद बर्दाश्त कर रही है। रुक़ैया भाभी एक कॉलेज में लेक्चरर बन जाती है। एक कॉलेज में क्या होती है? लेक्चरर बन जाती है। ठीक है, लेक्चरर बन जाती है। इसको 400 रुपये जो है माहनामा तनख्वाह मिलते थे। ठीक है, माहनामा तनख्वाह मिलने लगी इसे इस कॉलेज से। उसके बाद एक लड़की को ये ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे 50 रुपये इसको क्या मिलते थे? 50 रुपये वहाँ से मिल जाते थे। एक लड़की को क्या करती थी? एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी। एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे इसको 50 रुपये मिल जाते थे। कितने रुपये? 50 रुपये मिल जाते थे। तो 450 इसकी कुल आमदनी थी। तो यही 450 रुपये में ये घर की तमाम जिम्मेदारियां संभालती थी, ये सभी का खातिरदारी करती थी। तो क्या भाभी एक ऐसी मतलब औरत थी, जो एक ऐसी खातून थी जो गमों के दरमियान भी खुश रहा करती थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। देखिए, ये अख्तर नाम का एक देवर था, इसका भी ख्याल रखती थी। उसके बाद रुक़ैया भाभी की एक बेटी का नाम रेहाना था, ये इसकी भी ख्याल रखती थी बेटी का। साथ ही साथ एक गरीब लड़की को ये ट्यूशन पढ़ाती थी, जिसका नाम क्या था? शिम्मी था। ठीक है, यानी ये सबके साथ अच्छा सलूक करती थी, सबको बहुत ही अच्छा ढंग से सबकी देखभाल करती थी। रुक़ैया भाभी कॉलेज में लेक्चर थी, और वहाँ पर जब मतलब कॉलेज से जब इसको मतलब माहनामा इसको क्या मिलते थे? माहनामा 400 रुपये इसके महीना मिलते थे। ठीक है, 400 रुपये महीना मिलते थे। उसके बाद एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी 50 रुपये, तो टोटल 450 रुपये इसकी कुल आमदनी थी। रुक़ैया भाभी सुबह सवेरे उठती थी, उसके बाद ये जो है नहा धोकर खुद नहा धोकर उसके बाद बच्चों को भी नहा धुलाकर स्कूल भेज देती थी। ये हमेशा बिजी रहती थी। क्या रहती थी? ये बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, ये थोड़ा सा भी आराम नहीं करती थी। ठीक है, बहुत मेहनती औरत थी। क्या थी? बहुत मेहनती थी। उसके बाद ये कॉलेज ले जाती थी, कॉलेज में गरीब लड़की को भी फ्री में पढ़ाती थी। साथ ही साथ ये मतलब कुछ ना कुछ करती रहती थी। जब फिर कॉलेज से आती थी तो शाम में ये ख़त लिखा करती थी। ये भी एग्ज़ाम में आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं कि शाम में क्या करते थे? तो रुक़ैया भाभी शाम में ख़त लिखा करते थे। क्या करते थे? ख़त लिखा करते थे। इस तरह डेली इसका काम क्या कर डेली ये मेहनत करती रहती थी। ठीक है, उसके बाद ये अपने देवर का भी ख्याल रखती थी, जिसका नाम अख्तर था। तो सभी का ख्याल ये रखा करती थी, और एक गरीब लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिसका नाम मतलब नाम नहीं दिया गया है। गरीब लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिसको 50 रुपया जहाँ से मिल जाता था इसको हर महीना में। और एक गरीब लड़की को ये कॉलेज में अपने कॉलेज में सिम्मी नाम की गरीब लड़की को फ्री में पढ़ाती थी। तो इस तरह कहानी आगे बढ़ता है कि रुक़ैया भाभी के शौहर बार बार जेल चले जाते थे, जिसकी वजह से ये घर की तमाम जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। उसके बाद सिम्मी की जो है ख़र्च ये खुद बर्दाश्त करती ही थी। साथ ही साथ एक बार की बात है, सिम्मी के भाई को एमए का फ़ीस जमा करना था। किसका? एमए का फ़ीस जमा करना था, लेकिन सिम्मी के पास रुपया नहीं था। आखिर में रुक़ैया भाभी की याद आती है, और यह रुक़ैया भाभी के पास आती है, और रुक़ैया भाभी मतलब सिम्मी नहीं बताना चाहती है कि आखिर मामला क्या है। फिर उसके बाद रुक़ैया भाभी बहुत समझाती है, तब बताती है कि अगले ही दिन मेरे भाई
का एमए में फ़ीस जमा करना है। तो रुक़ैया भाभी अपनी बेटी रेहाना के लिए 2 छोटी छोटी सोने की चूड़ियाँ बना के रखी थी। क्या की थी? 2 छोटे छोटे सोने की चूड़ियाँ बना के रखी थी। तो ये सोने की चूड़ियाँ जो है अपनी बेटी को, मतलब अपनी बेटी की सोने की चूड़ियाँ जो है सिमी को दे देते हैं। ये इतनी अच्छी औरत है, इस तरह का इंसान दुनिया में मिलता ही नहीं है शायद, है ना। तो यहाँ पर जो है ये इतने अच्छे रोल निभाते हैं कि ये दोनों सोने की छोटी छोटी चूड़ियाँ जो है सिमी को दे देते हैं और कहते हैं कि अपने भाई का फ़ीस जमा कर देना इस रुपया से, ठीक है, इसे बेच करके। उसके बाद यहाँ पर अख्तर के बारे में बताया गया है कि अख्तर जो है रुक़ैया भाभी कभी भी मतलब कभी भी ये टेंशन में नहीं रहती थी। ये हर एक काम को कम टेंशन लेके मतलब ये करती थी, ठीक है, समाप्त करती थी यानी ख़त्म करती थी। तो अख्तर का ज़िक्र किया गया है। अख्तर जो है जमीला से शादी करना चाहते थे। किससे? अख्तर जमीला से शादी करना चाहते थे। तो रुक़ैया भाभी भी चाहती थी कि तो जमीला से इसकी शादी हो जाए, यानी हर ये मुश्किल में हर इंसान का साथ देती है। तो रुक़ैया भाभी जो है समा की तरह जलती और पिघलती रहती है। इस कहानी में बताया गया है कि रुक़ैया भाभी हमेशा गमों के दरमियान भी खुश रहा करती थी और ये सभी के दुख दर्द को समझती है, इस कहानी में बताया गया है। तो हम लोगों को भी रुक़ैया भाभी की जैसा बनना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए 2027 में जिन साथियों का बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा होगी, तो आप लोगों के लिए उर्दू का जो है क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। देखिए 8083666293, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप में ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा और क्लास 10th की पूरी नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का नोट्स है। आप लोगों को मतलब इस नोट्स की कीमत जो है सिर्फ 99 रुपया है। आप लोग ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। आप लोगों के बिहार बोर्ड 2027 की जो एग्ज़ाम होगी तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा काम आएगा। और बाकी डेली हम जो है क्लास मतलब सभी चैप्टर को डालते रहेंगे ताकि आप लोगों को और हेल्प मिलेगा। और प्यारे साथियों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शुक्रिया।